नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक में जो सवाल पूछा गया था सबके बारे में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या फिर मैथ। तो सबसे पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल देखेंगे। जितने सारे सवाल मेरे पास आया है, जितने सारे सवाल है, सारा का सॉल्यूशन देखेंगे और हर एक में जो आंसर है उसका भी तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कौन सा आंसर आया है और यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या सही हुआ है। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जितना सारा क्वेश्चन है, और आप लोग जो एग्जाम दिया है सभी को शेयर कर दिए वीडियो, ताकि वो लोग भी देख ले और उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो नीचे घंटा है उसको घंटा दबा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है हम लोग का अखवा। मानव नेत्र किस लेंस जैसा बर्ताव करता है? हम लोग का जो अखवा होता है आंख, वो कौन सा लेंस जैसा बर्ताव करता है? उत्तल लेंस क्या अवतल लेंस? और भी ऑप्शंस था, तो मैं सिर्फ आंसर दूंगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ऑप्शंस नहीं दूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा और बिल्कुल नो बकवास, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारा वीडियो देखिए, एक घंटा दो घंटा वीडियो बना दिया और फिर सिर्फ 10 क्वेश्चन बताए, तो सारा बिल्कुल कम टाइम में सारे सवाल को हम लोग देखेंगे। मानव नेत्र किस लेंस जैसा बर्ताव करता है? हम लोग अखवा कौन लेंस जैसा बर्ताव करता है? तो ये हो गया, आप लोग सबको पता है, ये उत्तल लेंस जैसा, ठीक है। आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन दिख सकता है, देख सकते हैं कौन सा लेंस, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए बहुत आसान सा सवाल पूछा गया वाला। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक। देखिए ये क्वेश्चन मैं जब पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाया था, ज्यादा उतना दिन नहीं कराया था, जितना दिन कराया था आप लोग को, ये सवाल मैंने बताया था। बहुत सारा सवाल मेरे बताया हुआ भी आया है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक। तो इसको डायरेक्ट आप लोग आंसर बोल सकते हैं, क्या होता है सर? तो इसका होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसे हम लोग किस सूचित करते हैं? कैपिटल डी से। तो अगला सवाल है हम लोग का इसमें कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक कैसा मात्रक क्या होता है? तब सोच में अपवर्तनांक, अरे अपवर्तनांक कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में स्पीड को डिवाइड करते हैं, तो ऐसा यूनिट कट जाता है, तो उसमें कोई ऐसा यूनिट ही नहीं होता उसका, नो मात्रक, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का कोई मात्रक नहीं होता, मतलब मात्रक क्या होगा? नहीं। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिए होंगे, ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव नेत्र की दृष्टि रेंज क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आप लोग को ऑप्टिक्स जो है प्रकाश चैप्टर से बहुत सारा सवाल पूछा गया था, और ये चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर यूपी पॉलिटेक्निक, हर एक पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये चैप्टर पसंदीदा है, फेवरेट है। बहुत सारा सवाल पूछा था इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर को बिल्कुल अच्छा से पढ़िएगा जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं। मानव नेत्र का दृष्टि रेंज क्या है? मतलब हम लोग का जो आंख है कितना दूर से कितना दूर तक देख सकता है आसानी से। तो हम लोग को पता है 2 बिंदु होता है, एक होता है न्यूनतम बिंदु, एक होता है दूर का बिंदु। न्यूनतम बिंदु क्या होता है सर? तो होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, और दूर बिंदु अनंत पर, यानी कि रेंज क्या हो गया? हम लोग 25 सेंटीमीटर से अनंत वाला वस्तु आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अगर सामने देखेंगे तो आंख पर प्रेशर पड़ता है, तनाव पड़ता है, कभी देख लीजिएगा सामने करके पढ़ने, अरे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, पड़ेगा देखिएगा। और दूर वाला देखिएगा, दूर बिंदु अनंत पर होता है, तो हम लोग चांद तारों को भी देख सकते हैं। तो हम लोग का रेंज क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत, ओके। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का जो कि है कोई किरण समतल से x डिग्री, इसका पूरा क्या क्वेश्चन मुझे नहीं पता, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, जिस टाइप का क्वेश्चन मिला उसी टाइप का बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन देख के आप लोग समझ में आ जाएगा कि कोई किरण समतल से x डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन कोण क्या होगा? ऐसा है सवाल, ऐसा था। देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई किरण समतल से, समतल मतलब ऐसा, अब समतल से कितना डिग्री कोण बनाता है? x डिग्री का, ठीक है। x था कि अल्फा था, जो भी था, तो x डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो हम लोग को पता है अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण, तो यहां पे क्या दे देंगे? एक हम लोग अभिलंब दे देंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो ये जो होता है हम लोग का आपतन कोण होता है, ये होता है आपतन कोण, और ये जो होता है इधर से ये जो निकल गया इधर से होता है परावर्तन कोण, ठीक है। ये क्या होता है? परावर्तन कोण। तो हम लोग को ये वाला कोण पूछा कि सर ये वाला कोण बताइए ये क्या होगा? तो ये अगर x हो गया x डिग्री, और ये अभिलंब है, अभिलंब का मतलब ये वाला 90 डिग्री होगा पूरा, तो ये x, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये होगा 90 - x,
ठीक है। तो ये 90 माइनस एक्स, तो ये वाला क्या होगा सर? अरे ये भी ना 90 माइनस एक्स होगा। क्यों होता है? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जितना कोई रेस, कोई किरण जितना डिग्री अभिलंब से बनाकर टकराती है उतना ही डिग्री बनाकर वो निकल जाती है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो हम लोग आपतन कोण 90 माइनस एक्स, इसलिए परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह पे अल्फा था, बीटा था, गामा था, जो था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। प्रकाश चैप्टर से ये, एक लड़की समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है, फिर 1 मीटर पीछे चली जाती है। ऐसा है सवाल, देखिए इस सबको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इन्हें तो इधर लिखते हैं, देखिए कि कोई लड़की है, ये समतल दर्पण जिसमें आप लोग अपना थोबड़ा देखते हैं, चेहरा, ठीक है, देखते हैं अपना चेहरा, यहां से 3 मीटर की दूरी पर, मतलब मान लीजिए ये वाला 3 मीटर की दूरी हुआ, यहां पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि वो फिर 1 मीटर पीछे चली जाती है, मतलब यहां से 1 मीटर इधर चलाया पीछे, ये 1 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि अब लड़की कहां होगी? अब लड़की यहां पे है, ठीक है, यहां से मुंडी बड़ा हो गया थोड़ा। तो अब बोल रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो आप लोगों को पता है समतल दर्पण में आप लोगों का चेहरा कहां? दर्पण के पीछे बनता है, मतलब इधर बनेगा। यहां पे कितना दूरी पर बनेगा? इधर जितना दूरी है उतना ही दूरी पे। आप लोग समतल दर्पण मतलब अपना आईना में जो अपना खूबसूरत सा चेहरा देखते हैं, जितना दूरी पे आप खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पे आपका इमेज भी, आपका प्रतिबिंब भी होता है। तो यहाँ पे 4 मीटर का दूरी हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक 4 मीटर दूरी पे बनेगा। तो यहां पे बनेगा कितना दूरी पे? 4 मीटर दूरी पे। क्यों 4 मीटर दूरी पे सर? क्योंकि ये 3 मीटर और 1 मीटर 4 मीटर। अभी लड़की यहां पे है, तुमको पूछा है कि अभी जहां पे लड़की है यहां पे, यहां से उसका प्रतिबिंब का दूरी कितना है? तो इधर टोटल दूरी कितना? 4 और इधर 4, टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 8 मीटर। तो 8 मीटर जो ऑप्शन हमारा है सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? बच्चा वाला सवाल, ठीक है। फिजिक्स में तो बहुत ही आसान सवाल पूछा था, केमिस्ट्री में सबका हलवा टाइट कर दिया, लेकिन फिजिक्स में तो सवाल बिल्कुल हलवा, लिट्टी चोखा पूछा था क्या। तो कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? कार के हेडलाइट में बाबू बिल्कुल अवतल दर्पण लगा होता है ना। क्यों लगा होता है? क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या होता है? जो भी रेज है सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, एक जगह पे ला देगा। तो हम लोग रोड में जब गाड़ी चलाते हैं तो एक जगह पे रोड में लाइट होना चाहिए, तो इसलिए रोड में। और उत्तल दर्पण क्या करता है? फैला देता है। उत्तल दर्पण का एरिया ज्यादा होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए हम लोग क्या साइड व्यू की, मतलब अपना चेहरा देखने, सॉरी जो चेहरा देखने के लिए यूज करता है कोई भी बाइक में, लेकिन एक्चुअली वो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, वो पीछे का व्यू देखने के लिए होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो स्पेस ऑफ व्यूइंग एरिया होता है, व्यूइंग एरिया वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज हम लोग पीछे का कुछ वस्तु देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा क्षेत्र देखा जाता है। लेकिन अवतल दर्पण क्या करता है? लाइट को एक जगह पे कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम लोग उसको अवतल दर्पण को अग्रदीप यानी कि हेडलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, तो अगला सवाल है हम लोग का, देख सकते हैं आप लोग कि रेटिना पर प्रतिबिंब कितने देर के लिए बनती है, ठीक है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग का कितना देर के लिए बनता है? तो इसका बहुत कोई अलग अलग जवाब दे रहा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/16 सेकंड के लिए, ठीक है। हम लोग का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है 16 सेकंड के लिए। ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन है ये हो जाएगा 1/16 सेकंड, ठीक है। तो चलिए अब आगे का सवाल देखते हैं, इसको 1 मिनट हम मिटा देते हैं। ओके, और चूंकि ठंडा बहुत ज़्यादा इसलिए हम टोपी लगा लिए हैं, और सर दर्द भी बढ़ जाता है इसलिए ठंडा वंडा मत लगाइए, ठीक है। ठंडा वंडा मार देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अपना सेफ्टी जो है वो पहन के चलिए। अपना स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी जो है, बिहार में तो मफलर फेमस है ना। गमछा मत बांधिए, मफलर बांध लीजिएगा। चलिए देखिए, तो अगला जो सवाल है हम लोग का वो है कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं पता, शायद यही वाला क्वेश्चन था। तो न्यूक्लियर फ्यूल अगर पूछा था तो आप लोग सभी को पता है कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो होता है यूरेनियम 235 यानी कि U-235। तो आप लोग जो ऑप्शन U-235 लगाए थे उसका सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है
कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है सोचने वाला। जब किसी पदार्थ को एक अवस्था से, मान लीजिए समझ लीजिए कि अगर बर्फ को पानी में बदलेंगे तो कौन सी ऊर्जा, उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है, कौन सी ऊष्मा लगती है। तो देखिए जब बर्फ को पानी में बदलते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब जस्ट अब चेंज होने वाला होगा, बर्फ है उससे जस्ट अब पानी होगा, जस्ट पानी होगा, तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो उसमें कौन सी ऊष्मा प्रयोग होता है, उसमें होता है गुप्त ऊष्मा, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो जो जो गुप्त ऊष्मा में लगाए थे उसका आंसर सही होगा। तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि है आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आप लोग ऑप्शन में कौन था। तो देखिए प्रकाश सक्रिय का मतलब समझ लीजिए जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आप लोग अपना आईने में जो चेहरा देखते हैं हम लोग, अब जो चेहरा है जैसे इस तरह से मान लीजिए आईना है, ठीक है, तो हम लोग जैसा देखते हैं उसका अगर ठीक से ऐसा बैठा दीजिए तो बैठेगा नहीं, ठीक है। हम लोग का आईने में देखिए दायां हाथ बायां बन जाता है, बायां वाला दायां बन जाता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब प्रकाश सक्रिय होता है। जो पूरा पूरा बैठ जाता है ना वो प्रकाश सक्रिय नहीं होता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन के हिसाब से बनेगा शायद क्या 2-क्लोरोब्यूटेन था, शायद वो वाला ऑप्शन सेव होगा। क्यों 2-क्लोरोब्यूटेन, देखिए शायद ऑप्शन में था 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है सर, ये वाला क्यों होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका जो हम लोग का संरचना सूत्र क्या होगा, देखिए ऐसा होगा, और 2-क्लोरो मतलब यहां पे क्लोरो है, क्लोरीन है, अब इधर सारा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें तो बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, हम जस्ट ऊपर ऊपर बता रहे हैं, अभी बाद में आप लोग जब तैयारी कराएंगे तब अच्छा से पढ़ाएंगे। यहां देखिए इधर इतना सारा, अब इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका इमेज ऐसे बनेगा, देखिए इसका इमेज ऐसे बन जाएगा, यानी कि क्लोरीन यहां आ जाएगा, बाकी सब तरफ क्या रहेगा, जो हाइड्रोजन है, ठीक है। देखिए ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका इमेज बनेगा आईना में। आप लोग भी देखे होंगे कि अपना जो बनते हैं तो दायां हाथ बायां बन जाता है, तो यहां पे जब इसको उठा के हम लोग यहां पे रखेंगे तो क्या मैच करेगा, ढकेगा नहीं ना, ढकेगा। इसको यहां पे उठाइए और यहां पे रख दीजिए तो नहीं ढकेगा, देखिए सेम ढक नहीं पाएगा। तो यही वाला होता है ऑप्टिकली एक्टिव, जो ऐसा होता है मैच नहीं करता है, बिल्कुल सुपर इम्पोज नहीं होता है, वही होता है ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाश सक्रिय। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन था उसमें देखिएगा उसमें शायद मैच कर जा रहा था, ऑप्शन तो मुझे सारा नहीं है लेकिन इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। किसी वस्तु का संवेग को अगर दोगुना कर दिए, ठीक है, तो देखिए संवेग मतलब P = mv। अब ये मास जो है द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान को हम नहीं बदल सकते, क्या बदलेगा, वेग बदलेगा। मतलब अगर संवेग दोगुना हो जा रहा है मतलब क्या दोगुना हो जा रहा है, वेग दोगुना हो जा रहा है, तो भी हम लोग का क्या हो जा रहा है, 2v हो जा रहा है। तो बोल रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगा, लगाइए फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सबको पता है 12mv², और v के जगह पे क्या हो गया, तो v के जगह पे सर 2v हो गया, तो इसका स्क्वायर निकालिए 1/2m, 2 का स्क्वायर 4 और v², तो 4 को पहले ला दीजिए 4 12mv², ये हो गया हम लोग काइनेटिक एनर्जी। 4 × काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना गुना हो गया, तो सर ये हम लोग का 4 गुना हो गया। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में 4 गुना मारा है उसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि किस द्वितीयक ईंधन क्या होता है, ठीक है। द्वितीयक ईंधन देखिए एक होता है प्राथमिक ईंधन और होता है द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन हो गया हम लोग का लकड़ी हो गया, तो प्राथमिक ईंधन का जो प्रयोग करके दूसरा ईंधन बनाया वो होता है द्वितीयक ईंधन। तो इसमें हम लोग का जो जल गैस होता है, ऑप्शन में था जल गैस, ठीक है, तो वो हो जाएगा द्वितीयक। जैसे लकड़ी से हम लोग कोयला बना सकते हैं, लकड़ी से कोयला बनाते हैं ना, बनता है ना, तो वो हो गया द्वितीयक। अब लकड़ी को जला के और उससे भी हम लोग बना सकते हैं एक चारकोल टाइप का, तो वो भी क्या हो जाएगा द्वितीयक। मतलब प्राथमिक ईंधन का यूज कर जो दूसरा वाला बनता है वो होता है द्वितीयक ईंधन। तो जल गैस जो बन रहा है वो क्या हो रहा है द्वितीयक, तो इसमें क्या हो जाएगा द्वितीयक ईंधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सॉरी जल गैस सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत संश्लेषण का नियम किसने दिया था, 15 नंबर क्वेश्चन। तो विद्युत संश्लेषण का जो नियम है आपको सबको पता है कि ये दिया था फैराडे ने, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स का एनसीईआरटी से ही पूछा था।
तो ये फैराडे ने दिया था। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में मध्य अंगुली क्या इंगित करता है? जो फ्लेमिंग का बाम हस्त ऐसा, ठीक है, जो ऐसा नियम था, इसमें जो हम लोग का मध्य अंगुली ये क्या इंगित करता है? तो आपको सबको पता है कि ये हम लोग क्या करता है, धारा को इंगित करता है, करंट को, ठीक है। ये किसको इंगित करता है? विद्युत धारा को। फ्लेमिंग का ये होता है बाम हस्त नियम, तीनों एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें जो मध्यमा होता है, मध्य अंगुली होता है, ये हम लोग का विद्युत धारा को दर्शाता है, ठीक है। तो अभी खाली हम आंसर बता रहे हैं, इससे डीपली जब तैयारी कराएंगे तब पढ़ाएंगे, ओके। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है। तो ये अगला सवाल है आप लोग का कि कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण, कम पॉल्यूशन उत्पन्न करता है? तो आपको पता है प्राकृतिक गैस जो होता है, शायद इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या था, तो शायद प्राकृतिक गैस था या इसी के आधार पर कुछ था, वो आपका न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट सवाल था, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श सेल, जो आइडियल सेल होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए आदर्श सेल का मतलब क्या, जिसका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो, मतलब जिसमें प्रतिरोध हो ही नहीं, उसे हम लोग आदर्श सेल कहेंगे, बिल्कुल ना। जिसमें प्रतिरोध होगा वो और पैदा करेगा, तो वो आदर्श कभी नहीं हो सकता है। तो आदर्श सेल मतलब बिल्कुल आइडियल सेल का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, तो उसे हम, अगर कोई सेल का प्रतिरोध शून्य है तो वो हो जाएगा आदर्श सेल। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल, चलिए देख लेते हैं कि 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट में जोड़ा जाता है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आप लोग का बोल रहा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट में जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगी। तो इसमें वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और इसमें आपका शक्ति दे दिया है पावर 100 वाट का, और कोई दूसरा बल्ब है, सॉरी, इसी बल्ब को आप लोग 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है, मतलब वोल्टेज 110 से जुड़ा है। तो बोला कितना पावर खाएगा, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इससे हम लोग आर निकाल लेंगे। रेडी, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। हम लोग एक फॉर्मूला है, पता है आप सबको, P = v²/r होता है। तो v² मतलब 100 का स्क्वायर बटे r, मतलब क्या, r निकालना है। और यहाँ पे हम लोग का P कितना है, P है हम लोग का 100, ठीक है। v का v है आपका 220, तो 220, और यहाँ से क्या होगा, 100 बराबर 220 गुने 220 बटे r। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 0 कैंसिल, r बराबर आपका हो गया 22 गुने 22 ओम। हम 22 रख ले इसलिए क्योंकि उधर काटने में हमको आसानी होगा। तो P = हो जाएगा v²/r, यहाँ लगाएंगे हमारा, मेरा P निकल जाएगा। v कितना, 110, 110 का स्क्वायर मतलब 110 × 110, ठीक है। और बट्टा में कितना, r है 22 गुने 22, इसको डायरेक्ट काटिए, 22 × 5 = 110 और 22 × 5 = 110, हो गया 5 × 5 = 25, कितना वाट। बिल्कुल, कितना आसान है, बिल्कुल लिट्टी चोखा है ना, मजा आ रहा है ना। देखिए अगला सवाल, अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो देखिए ये आपका 1.5 से 3.5 भी बोलता है, कोई 1 से लेकर 3 तक, तो ऑप्शन भी डिपेंड करता है। तो अगर ऑप्शन में 1 से 3 था तो बिल्कुल सही था, अगर उसको जो मारे हैं सही हो जाएगा। देखिए अमाशय रस को हम लोग गैस्ट्रिक रस भी बोलते हैं या फिर गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं, उसी को। अगर कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि गैस्ट्रिक रस क्या है, तो उसको हम लोग अमाशय रस भी बोल सकते हैं या फिर अमाशय रस को गैस्ट्रिक रस भी बोल सकते हैं, ओके। और अगला सवाल है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? इतना आसान सवाल है, बिल्कुल, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। क्या होता है, वोल्ट, ओके। तो चलिए अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल है कि सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह की हम लोग बात करें तो ये होता है पृथ्वी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास एक अकेला उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के पास एक अकेला उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो पृथ्वी के पास एक अकेला चांद है। चलिए हो गया, और ऐसे आप लोगों के पास तो शायद बहुत सारा चांद होगा ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या है। तो सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया? वो हो गया पृथ्वी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है कि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया था, मतलब कोई तार है जिसको लोग खींच करके दोगुना कर देते हैं उसकी लंबाई को, तो अब नया प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए कोई तार है उसमें प्रतिरोध होगा, अब उस तार को लोग खींच कर दोगुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए तार को जब खींच कर बोला है तो खींचकर तो लंबाई दोगुना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तार को जब खींचेंगे तो उसका जो मोटाई होगा वो भी आधा हो जाएगा ना। आधा हो जाएगा मतलब क्या? उसका जो क्षेत्रफल इस तरह का,
देखिए तार अभी इस तरह का इतना मान लीजिए मोटा है, ठीक है, ये मान लीजिए तार है, ठीक है, अभी इतना मोटा है तार तो अब इसको खींच के दोगुना कर दिए, लंबाई इतना कर दिए। अब लंबाई जब इसको कर दिए तो पतला भी हो जाएगा ना, नहीं हो गया पतला, मतलब ये जो अभी जितना क्षेत्रफल था, अभी मान लीजिए क्षेत्रफल कितना था, ए था, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए था। चलिए लंबाई तो मान लीजिए लंबाई कितना हो गया ना, L/2 सॉरी 2L हो गया, लेकिन अब जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो आधा हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा क्षेत्रफल है, यहाँ पे कम, अब इसको दोगुना कर दिए मतलब एरिया क्या हो गया, आधा। तो हम लोग का प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला पता है हम लोग को, क्या होता है, R = ρL/A। ओके, तो R = ρL/A हो गया, जिसमें तो रो फिक्स है कि किस मटेरियल का बना हुआ है, तो रो तो रो ही रहेगा। L हम लोग का क्या हो गया, तो सर ये दोगुना हो गया, मतलब 2L लिख सकते हैं। और A कितना हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा ना, तो एरिया आधा मतलब A/2। अब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 रो 2L/A, 2 2 4 रो L/A, ठीक है। तो ये हम लोग का R का फॉर्मूला हो गया, यही त्रिज्या, यही सॉरी प्रतिरोध होता है ना रो L/A। तो कितना गुना हो गया, देखिए 4 गुना। तो अब क्या गुना, कितना गुना हो जाएगा नया प्रतिरोध, तो इस तार का जो होगा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ी है। ऐसे भी हम लोग को कॉमन सेंस पता है कि ज्यादा लंबा तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, कि उसको बहुत दूरी ज्यादा तय करना होगा धारा को, तो प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ओके, इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई रास्ता है, वहां अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, सॉरी पतला रास्ता है, तो पतला रास्ता में क्या होगा, लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होगा, तो वहां प्रतिरोध ज्यादा होगा। वहीं चौड़ा रास्ता है तो आसानी से पार हो जाइएगा। तो ये ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, चलिए अगला सवाल है हम लोग का कि दो प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ से बारी बारी में श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा का मान। कोई दो प्रतिरोध है, ठीक है, दोनों प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है बारी बारी से, एक बार सीरीज में जोड़ा जाता है मतलब श्रेणी क्रम में, और एक बार पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में, पैरेलल में। तो बोल रहा है विद्युत धारा का मान क्या होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा कि श्रेणी क्रम में कम होगा कि पार्श्व क्रम में कम होगा कि दोनों में ज्यादा होगा। तो आप लोग ध्यान से एकदम सुनिए इस कॉन्सेप्ट को कि देखिए हम लोग जब किसी भी चीज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, बढ़ता है ना जी। जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो हम लोग क्या होता है, मान लीजिए हम प्रतिरोध R ही मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का R है, तो जब इसको श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R + R 2R हो जाएगा। इसी को जब हम लोग पार्श्व क्रम में निकालेंगे तो 1/R = 1/R + 1/R, इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R' = R/2। देखिए पार्श्व क्रम में क्या हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, जबकि श्रेणी क्रम में ज्यादा, 2 गुना है श्रेणी क्रम में, और पार्श्व क्रम में उसका आधा, मतलब कितना गुना कम है। तो हम लोग एक कॉमन सेंस है, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू से बना सकते हैं। तो बिल्कुल कॉमन सेंस याद रखिए कि अगर किसी भी परिपथ में प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ से हमको पता है, मान लीजिए अगर किसी भी परिपथ में प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो धारा आसानी से बह पाएगा जी, नहीं ना बह पाएगा, उसमें क्या होगा, धारा कम हो जाएगा। वहीं अगर किसी परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम है तो धारा आसानी से बहेगा, मतलब धारा का मान उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान कम होगा, और कारण बोले तो क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा है, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके ही बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सोच के बनाइए, एग्जाम में जल्दी करना होता है। ओके, चलिए अगला सवाल क्या है हम लोग का, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की द्रव्यमान की अपेक्षा कितना होता है। मतलब वही बोल रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा कितना होता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान कितना, 318 गुना होता है। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन दूसरा है ना, बृहस्पति वाला है ना, हाँ, कि पृथ्वी का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का कितना होता है। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना होता है। ऐसे भी पृथ्वी बृहस्पति के सामने बहुत छोटा है, बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है ना, तो उसका भार भी बहुत ज्यादा होगा, तो पृथ्वी से कितना होगा, 318 गुना होगा। ओके, और उसके बाद सवाल है साइंस का कि प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, मतलब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये इसका आंसर होगा यूरिया। यूरिया को सर्वप्रथम बनाया गया था प्रयोगशाला में, और अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें तो। ठीक है, तो ये था साइंस का कुछ सवाल था, और आगे अगर हम लोग जैसे कुछ सवाल मिलता है आप लोग सामने हम लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके बताएंगे। ओके, अब हम लोग कुछ मैथ का सवालों को देख लेते हैं कि मैथ में क्या क्या सवाल है। तो चलिए अब मैथ के सवालों को देख लेते हैं। तो चलिए अब मैथ का सवाल लेकर हाजिर हो गए हम लोग, और मैथ का सवाल को देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा और बिल्कुल फोड़ देंगे। चलिए, यदि किसी बैंक में 8,000 रुपया 5% की दर से 3 साल के लिए जमा किया जाता है तो CI क्या होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो बहुत आसान सवाल है, बस फॉर्मूला में बैठाइए बिल्कुल और धुआं धुआं कर दीजिए। देखिए क्या है, बोल रहा है किसी बैंक में 8,000 रुपये, मतलब हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो प्रिंसिपल हम लोग का दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हम लोग का कितना 8,000। ओके, नेक्स्ट है कि रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, और क्या बोल रहा है कितना साल के लिए, तो भैया जी ये दे रहा है आपको 3 साल के लिए, सॉरी टाइम है 3 इयर्स। ठीक है, इतना रुपया। अब बोल रहा है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम लोग को सिंपल सा बात पता है कि CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, और N मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल के लिए दे रहा है। तो यहां देखिए भैया जी P का मान है 8,000 इंटू 1 प्लस R कितना 5/100 टू द पावर N मतलब 3, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको 8,000, इसको काट दीजिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, इसका एलसीएम लीजिए हो जाएगा इधर 20 और प्लस 1/20 के पावर में 3। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8,000 और इधर 21/20 के पावर 3। इसको हम लोग 3 बार गुना करेंगे, तो इसको 3 बार गुना करते हैं हम लोग इधर 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूनी 4 दूनी 8 और से 8 कैंसिल, तो 21 और 21 3 बार गुना कीजिए, तो 21 हम 441 होता है हमको पता है, और इसको फिर से 21 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए कितना आता है। तो 441 को अगर 21 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2 4 8 2 4 8 1 8 8 4 12 का 2 हाथ में 1 8 1 9, 9,281। तो 9,281 रुपया हम लोग का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला सवाल देख रहे थे, कितना आसान सवाल ये, बहुत आसान है ना। देखिए अगला सवाल क्या है, एक घनाभ जिसका आयतन दिया है, चलिए लिख ही देते हैं क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बिल्कुल हर एक का जवाब एकदम आसान है। हाँ, आप लोग का केमिस्ट्री में सवाल हार्ड था, तो केमिस्ट्री का सवाल हम देखेंगे आगे। अभी मैथ का देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक घनाभ जिसका आयतन है आप लोग का 44 × 30/15, उसका आयतन दिया है। ठीक है, घनाभ का आयतन दे दिया है, कितना, किसका, घनाभ का आयतन दिया है। ये कितना दिया भैया, ये दिया है आप लोग का 44 × 30 × 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके आगे बोल रहा है कि जिसे पिघलाकर, जिसको पिघला करके क्या बनाया जाता है, तो इसको ये बेलन बनाया जाता है। ठीक है, एक घनाभ है जिसको पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। बेलन का ऊंचाई दे दिया है, बेलन ने क्या दे दिया है, बहुत आसान सवाल है, बेलन की ऊंचाई ये दे दिया है हम लोग का कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का त्रिज्या निकालिए, इतना आसान सा सवाल है। हम लोग आर निकालना है, बेलन का क्या होगा। अब देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है,
कि एक चीज से जब हम दूसरा चीज बना रहे हैं, घनाभ को पिघला कर हम लोग क्या बना रहे हैं, बेलन। तो जो भैया घनाभ का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के बराबर हो, क्योंकि घनाभ को ही पिघला कर बेलन बना जाता है। बस दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बस वही करते हैं, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ओके, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ एच लिया है तो यहाँ एच डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, तो यहाँ एच डैश लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 44 गुने 30 गुने 15, ओके। पाई का मान हम लोग को पता है 22/7, आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू निकालना है, इंटू एच डैश। एच डैश कितना है देख लीजिए, ये दे दिया है 28। हम लोग कुछ काट सकते हैं, बिल्कुल 7 चौके 28 काट सकते हैं, और इधर से 4 को काट सकते हैं, 4 11 44, और इधर 11 से काट दीजिए 11 दूनी 22, और 2 को काट दीजिए आप 2 15 30। काटने या क्या आप कैसे भी काट सकते हैं, कलम से, बिल्कुल तलवार से नहीं, ठीक है। तो 15 गुना 15 कितना हो जाए, 15 15 225। तो r बराबर हो जाएगा √225। इसका वर्गमूल निकालिए, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर 15। तो जो 15 सेंटीमीटर मारा है ना उसका बिल्कुल सही है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका जितना सारा पीडीएफ है ना मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और नहीं जुड़ रहा वहां से तो आप जाके टेलीग्राम में सिर्फ सर्च कीजिए बेसिक नॉलेज बाय विकास सर, तो आ जाएगा टॉप में। सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ ले लीजिए, और वहाँ पे आप लोग बहुत सारा विद्यार्थी है, वहाँ जाके तैयारी से डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग का जो काउंसलिंग होगा, जो रिजल्ट आएगा, सब पर वहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, किसको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन जल्दी कीजिए, बहुत सारा फायदा होगा आप लोग को, ठीक है। अभी झारखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग चल रहा है, तो वहाँ से झारखंड पॉलिटेक्निक के सारे विद्यार्थी अपना डिस्कस कर रहे हैं, किसको कौन सा कॉलेज मिला, कुछ हेल्प चाहिए तो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग का भी जब काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, तो बहुत हेल्प होगा आप लोग उस ग्रुप से, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रुप में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ये वर्जित है। एजुकेशनल ग्रुप को एजुकेशनल ग्रुप ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 2 का योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का योग क्या होगा। तो देखिए 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम हम लोग 8 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए 9 10 में तो शायद नहीं होगा। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। तो बोला उसका योग क्या होगा। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 का योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा -2। और 2 का बात करें गुणात्मक प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका योग क्या होगा, तो जोड़ दीजिए, योग निकालना है, निकालिए योग। क्या, -2 प्लस 1/2, तो 2 दूनी -4 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस 4 में गया तो 3, -3/2 आवर फाइनल आंसर। ओके, गॉट इट। तो जो इसमें मारे हैं उसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, किसी डाइस को, कितना अच्छा सवाल है देखिए, किसी डाइस मतलब जानते हैं ना, लूडो का गुट्टी, जो इसमें यही वाला है जिसमें पांडव हार गए थे महाभारत में कौरव के हाथों। किसी डाइस को एक बार उछालने पर सम संख्यानी की प्रायिकता क्या होगी। किसी डाइस मतलब किसी लोडू का गुट्ठी को हम लोग एक बार उछाल रहे हैं तो उसमें सम संख्यानी की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग किसी लोडू गुट्ठी को उछालते हैं, क्या क्या आने की संभावना रहता है, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है ना जी। तो उसमें सम संख्यानी की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए किसी डाइस को जब हम लोग उछालते हैं तो उसमें आने का संभावना जो रहता है, क्या क्या रहता है। बिल्कुल सर आप बोलिएगा 1 रहता है, 2 3 4 5 और 6 रहता है। लेकिन अगर हम लोग को प्रायिकता निकालने बोले सम संख्या का, तो क्या होगा, प्रायिकता सम संख्या का। तो सम संख्या क्या क्या है देख लीजिए, 2 है 4 है 6 है, क्या है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3, और टोटल कितना संख्या आ सकता है। प्रायिकता मतलब ही
जिसका प्रायिकता निकालने बोल रहा है वो वाला के ठो है, और कुल के को है, मतलब अनुकूल बटे कुल, जिसका प्रायिकता हम लोग निकालने बोल रहे वो वाला चीज बटा कुल चीज। तो निकालने बोल रहा है सम का, सम है 3 गो और कुल कितना है 6 गो। काट दीजिए 1 को 2, मतलब इसका आंसर कितना हो जाए 1/2। बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन था, लिट्टी चोखा वाला। अगला सवाल हम लोग का हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 16 मदों का विक्रय मूल्य 20 मदों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 16 को कोई वस्तु है, कोई भी मान लीजिए ना, 16 गो मद का विक्रय मूल्य 20 गो मद का क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। 16 गो मद मतलब कि कोई भी चीज 16 वस्तु है, उसका बोल रहा है जो विक्रय मूल्य है 16 का वो 20 गो वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इधर से हम निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब वही FP/CP हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है। तो इधर 20, इधर है 16, काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 5 20। तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। इसका रेशियो क्या हो गया 5/4। यहां ध्यान दीजिए सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य है 4 रुपया, बस ऐसे मानिए अनुपात में है, 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, ये क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य। तो किसी चीज को 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना का हो रहा है 1 रुपया का ना। तो 1 रुपया सर लाभ हो रहा है हम लोग का, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है सर, और लाभ हमेशा जो होता है क्रय मूल्य पर होता है, ये चीज कभी नहीं भूलिएगा। लाभ जो होता है ना वो हमेशा किस पर होता है, CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 1 रुपया लाभ हो रहा है किस पर सर, 4 रुपया पर। ठीक है, तो 4 और परसेंटेज निकालना है तो गुने 100, काटिए 4 25 100, धड़ाधड़ 25% आंसर। कैसा है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो जो मारा है 25 सेंटीमीटर, सरकारी कॉलेज पक्का। यदि समीकरण 3x², ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है कि समीकरण 3x² - kx + 14, एक समीकरण आप लोग को दे दिया है, बोला है 3x² - kx + 14 का मूल, इसका मूल दे दिया है 7:6। ठीक है, ये कुछ हम लोग का सवाल है ये वाला। इसका मूल दे दिया 7:6, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बोला है k का मान निकालो, स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। k का मान क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये मूल दिया है जो है अनुपात में, तो हम मूल मान लेते हैं। माना मूल क्या है 7x और 6x, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम लोग मूल दे दिया, मूल एक होता है शून्यकों का योग, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग यहाँ पे गुणनफल से पहले निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। तो अल्फा और 2 का मूल क्या है, ये हो गया हम लोग का क्या अल्फा, ये हो गया हम लोग का बीटा। तो इन दोनों गुना करते हैं, 7x गुना 6x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42x² और इक्वल C/A। तो ये होता है A, ये हो गया B, ये हो गया हम लोग का C। C कितना है 14/A कितना है 3। तो यहाँ काटते हैं 14 तिया अच्छा C/A, ठीक है 14 ठीक है, ये 3 से कट जाएगा तो x² इक्वल हो जाएगा 1 इधर 3 आएगा 9। तो x बराबर हो जाएगा 1/, इसका वर्गमूल हो जाएगा ना 1/9 का, तो कितना 1/3। ठीक है, ये हम लोग का x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या k का मान। तो अब हम लोग योगफल में लगा देते हैं। योगफल हम लोग का क्या होता है भैया, तो योगफल होता है ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का जोड़। तो 7x और 6x 13x बराबर क्या माइनस b/a। तो माइनस b यहाँ पे, तो माइनस तो पहले से है, तो माइनस ऑफ माइनस के ये b हो गया बाई a। का मान कितना है 3। तो यहाँ से हम लोग का 13
और x का मान है कितना 1/3 बराबर माइनस से प्लस हो जाएगा k/3। तो यहाँ से 3 चल जाएगा, k का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 13। तो k का मान कितना, k का इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 13। तो जो 13 में टिक लगाया है बिल्कुल सही है, आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बोर्ड ज़्यादा साइन इन नहीं कर रहा है, आई होप ठीक से दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है, हाँ, कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर है 37 मीटर। किसी सर्कल का पेरीमीटर और रेडियस का डिफरेंस जो है 37 मीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है, देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसको गिर जाएगा भैया, मेरा लेखक का बैच है, कितना करके लिखे थे तब जाके ये वाला बैच मिला था हमको, ठीक है। लेखक चलिए देखना है लेखक का बैच, ये देखिए दिख रहा है ना, योर कोड की तरफ से मिला था मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, इससे तो आप लोग को मतलब नहीं होना चाहिए, आप लोग को अपना सवाल से मतलब होना चाहिए ना। हाँ, वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर क्या है 37 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, परिधि और त्रिज्या में अंतर दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं परिधि मतलब क्या परिधि किसमें अंतर दिया है, परिधि और त्रिज्या में कितना दिया है सर, तो दिया है 37 मीटर। कोई दिक्कत, हम लोग को पता है परिधि होता है 2πr, त्रिज्या r बराबर 37। 2π का मान कितना 22/7 और इंटू r माइनस r बराबर 37। दोनों में r है, r को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कितना हो 22 दूनी 44/7 और माइनस 1 बराबर 37। तो r इस कैल्सियम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 7, 44 माइनस 7 इंटू 37। तो r बराबर, इसको घटाइएगा तो 44 में 7 तो 37 बचेगा, बटे 7 और सॉरी यहाँ पे r गुना है, ठीक है, बराबर 37। तो ये 37 ये 37 कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 7 उधर चल जाएगा, 7 एक कम 7 मीटर। ये त्रिज्या निकल गया 7 मीटर। हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7, 7 7 काट गया, 22 7 कितना हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। और फाइनल आंसर, तो जो 154 में टिक किया है सही है। चलिए अगला सवाल है, और ये क्वेश्चन हम लोग त्रिकोणमिति से है कि cos स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, और नहीं तो उसको पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा ना सवाल में तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, वहां पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और नहीं तो टेलीग्राम में जाके पूछिए, वहां भी आपको जवाब मिल जाएगा। गेट इट। cos स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा है देखिए, cos स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया है 3। तो बोला है हम लोग को थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा ही रख देते हैं, बटा कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के टर्म में, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस ये तो है ही cos स्क्वायर थीटा, तो इसको बराबर कितना है 3। तो फिर से इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटा, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा हो जाए, यहाँ कुछ नहीं है तो एक sin स्क्वायर थीटा और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये सर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, डिवाइड करेंगे तो कर दे एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा sin स्क्वायर थीटा बार में जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे दोनों में है cos स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा,
क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो है ये ऊपर चल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो इस तरह होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बराबर में तो इधर सब में 3 है ही, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हम लोग का, क्या हो गया, ये हो गया 3। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर 3 है तो भैया tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा √3। तो tan थीटा बराबर √3 यानी कि tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री मतलब कितना, π/3 कर सकते हो। तो जो ऑप्शन में था 60 डिग्री या π/3 वही वाला मारते, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। हम इतना बताएं तब जाके आप लोग बना, देखिए आप लोग एग्जाम में बनाते क्या, इतना सारा स्टेप नहीं लेते, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लेते, यहाँ वाला ये वाला ऑप्शन आ जाता, ठीक है। उसके बाद इतना सब करते डायरेक्ट ये वाला साइन बाई कॉस स्क्वायर हो रहा है तो tan स्क्वायर थीटा, मतलब 4 लाइन में ये वाला एग्जाम में बन जाता, क्योंकि हमें समझाई इसलिए ज्यादा लाइन किए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल क्या हम लोग का, कि बोल रहा है इसमें कि साइन थीटा और कॉस थीटा का उच्चतम मान क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तब सबको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है 1, वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री पे, और कॉस थीटा का भी मैक्सिमम मान कितना होता है, वो भी होता है 1, वो होता है कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे। तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो जिसमें एक ऑप्शन था वो सवाल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2, 4, एक माध्य से क्वेश्चन था, माध्य में था कि 2, 4, 6, माध्य का सवाल क्या था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हम ऐसे बताते हैं माध्य कैसे बनाते हैं। आप लोग माध्य निकालने को यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए माध्य मतलब होता है जितना सारा संख्या है सभी का जोड़ बटे कुल संख्या, सभी को जोड़ दीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और बटा कुल कितना 1, 2, 3, 4, 5, सभी को जोड़ दीजिए 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30 बटा 5, 5, 6 के 30, 6। अब ये सवाल एग्जैक्टली यही नहीं था, आई थिंक दूसरा सवाल था, तो बस ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था वो साइन 75 डिग्री और साइन 105 डिग्री का मान पूछा था। देखिए साइन 175 डिग्री और साइन 105 डिग्री का मान पूछा था। तो देख लीजिए आप लोग उसको, साइन 75 डिग्री और साइन 105 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए साइन 75 साइन 105, तो साइन 75 डिग्री और साइन 105 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब ये एक फॉर्मूला में बैठ गया हम लोग का साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर उसका फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी मतलब क्या, साइन ए मतलब 45, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस 30 प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए मतलब क्या कॉस 45 और प्लस कॉस ए साइन बी तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। और इंटू करेंगे इसमें साइन ए प्लस बी, तो इसको भी तोड़ देंगे साइन ए कॉस बी में, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा साइन ए मतलब साइन 60 डिग्री और साइन ए कॉस बी तो कॉस 45 डिग्री, ठीक है। प्लस कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी तो साइन 45 डिग्री, ठीक है। बस सबका वैल्यू बैठाइए आ जाएगा। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है सर 1/√2, कॉस 30 का होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2, ठीक है। और इधर साइन 60 का वैल्यू होता है कितना, साइन 60 का होता है हम लोग का √3/2 और कॉस 45 का होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है कितना 1/2 और साइन 45 का होता है 1/√2। सबको कैलकुलेट कीजिए आ जाएगा। तो √3 एक कम √3 बटा 2 इंटू √2 2√2 प्लस एक कम 1 बटा 2 इंटू √2 2√2, इधर एक हो गया और इधर √3 1 जा √3 और 2 इंटू √2 2√2 नीचे में प्लस 1 1 जो 1/2 इंटू √2 2√2। देखिए नीचे में सेम है तो इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 2√2। अब इसको डिवाइड करें एक बार में चल जाएगा, तो यहाँ √3 प्लस 1 और इधर भी करेंगे तो
क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 √2। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको a + b × a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, और इसको √2 को 2 से गुना करके क्या 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 + b स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 2ab तो 2√3 बट्टे में 8। इसमें कितना 3 और 1 4 प्लस 2√3 बटा 8, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2 + √3 बटा 8। इसको काट दीजिए, 4 बार में 2 4 8, तो लोग आंसर क्या हो जाएगा 2 + √3/4। आई थिंक इतना ही आएगा। ठीक है, तो एक बार मिला लीजिए आप लोग, जिसका ये वाला ऑप्शन आया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, इसमें बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी 60 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए बिल्कुल छोटा सा ट्रिक बताते हैं और 2 लाइन में आंसर खत्म। ठीक है, तो ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो भैया ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, ये टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 60। तो इसका इफिशियंसी कितना निकला, ए का 20 × 60 3, बी का 30 दूनी 60 2 बार में, और इसका सी का 60 × 60 1। टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 3 2 5 1 6, और टोटल काम कितना है 60 है ना। तो कितना दिन में करेगा, टाइम 60 बटे काम बटे इफिशियंसी, सब तीनों का तीनों का इफिशियंसी 6, काट दीजिए 12 बार में, टाइम कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर देगा। तो जो ऑप्शन में 12 मारा उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार मिला लीजिए आप लोग, देख लीजिए इसको। अगला सवाल हम लोग का निम्न विकल्पों में से कौन सा x के सभी मानों के लिए 2x - 3 > 7x को संतुष्ट करेगा। ऐसा सवाल है आप लोग का कि 2x - 3 संतुष्ट करे कौन वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कीजिए, इसको ग्रेटर देन को इक्वल ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। तो x को इधर लाइए तो हो जाएगा 3x, > 3 को उधर ले जाए तो 10, तो x > 10/3, तो x > 10/3 जो वाला था उसका वैल्यू के लिए वाला मान संतुष्ट करेगा, तो 10/3 वाला जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का कि किसी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति होगी। कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके अगर बीच का बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे तो आकृति कौन सा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका बीच क्या आकृति मिलाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इसको अगर मिलाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए ऐसे हम लोग नहीं बताएंगे, बिल्कुल प्रूफ। देखिए ये वाला विकर्ण है, इसको विकर्ण बांट दिए। ठीक है, ये वाला भी विकर्ण है, तो पहले इसी को देखते हैं। ये देखिए विकर्ण है, तो इधर देखिए ये वाला विकर्ण है अगर, तो ये एक त्रिभुज है, ये वाला इसको ऐसे मानिए ए बी सी। अभी ए बी सी में देखिए, ए बी सी क्या एक त्रिभुज है, जिसमें से इसका ये मध्य बिंदु है, ये वाला भी मध्य बिंदु, इसको डी ई नाम दे दीजिए, मध्य बिंदु हो गया ना। तो ये मध्य बिंदु, हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे 10 क्लास में कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु में एक रेखा खींचा जाता है तो उसको बराबर भागों में विभाजित करती है, और वो रेखा क्या होगा, इसके समानांतर होगा। मतलब जो डी होगा वो एसी के क्या होगा, समानांतर होगा ना। डी किसके समांतर होगा, एसी के समांतर होगा। तो उसी प्रकार इधर भी सेम चीज होगा कि इधर भी ये वाला जो होगा ये इसके समानांतर होगा, मतलब ये वाला रेखा इसके समांतर है और ये वाला रेखा इसके समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रेखा इसके भी समांतर होगा ना, बिल्कुल। और एक बात समझ लीजिए, हम एक प्रमेय पढ़े थे 10 क्लास में कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को विभाजित करने के लिए रेखा खींचते हैं तो वो समान अनुपात में विभाजित होती है, और साथ में ये रेखा भी क्या होती है, समांतर होती है। तो ये रेखा इसके समांतर हो गया, और इधर भी सेम कंडीशन होगा, ये रेखा इसके समांतर होगा, तो कह सकते हैं ये रेखा इसके समांतर होगा, मतलब दोनों क्या है, समांतर रेखा है। तो इसी प्रकार इधर वाला भी होगा कि ये और इसके क्या होगा, समांतर होगा, मतलब ये और साथ में क्या होगा, ये बराबर भी होगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर भी होगा।
तो ये समांतर और बराबर, ये भी समांतर बराबर, मतलब कौन सा है ये समांतर चतुर्भुज। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ओके, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हम लोग का कि किसी वर्ग और त्रिभुज का परिमाप समान है तथा वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है। और किसी वर्ग का और त्रिभुज का, संभावित त्रिभुज का परिमाप समान है और साथ में वर्ग का विकर्ण दे दिया है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण ये हो गया, मान लीजिए वर्ग हो गया, ये बोला ये वर्ग हो गया, साथ में वर्ग का विकर्ण दे दिया है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण दे दिया 6√2, तो हम लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण, मतलब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो a² + a² बराबर 6√2 का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इधर हो जाए 2a² = 6 × 36 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा a बराबर √36, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 6। और ऐसे भी हम लोग को पता है कि √2a वर्ग का विकर्ण होता है, तो यहाँ से वैसे भी हम लोग निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का a आ गया 6 और इसके बाद क्या बोल रहा है कि वर्ग का त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज का परिमाप समान है। तो परिमाप समान, वर्ग का परिमाप 4a और त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज बोला है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, सारा भुजा समान, तो इसका परिमाप 3a' मान लेते हैं। तो 4 वर्ग का भुजा कितना हम लोग का 6 आ गया, बराबर 3 और a', 3 दूनी 6 कटेगा, तो a' बराबर हो गया 4 दूनी 8, मतलब समबाहु त्रिभुज उसका भुजा कितना हो गया 8। तो हम लोग को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है होता है √3/4a² होता है ना। इधर शायद नहीं दिख रहा है तो इधर हम दिख रहा है। तो √3/4a², तो √3/4 और a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 × 64, ये 4 बार में करेगा 16, 4 × 16, तो 16√3 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत आसान सवाल था ये वाला भी, और ये वाला भी हो गया। अगला सवाल हम लोग का है कि, और एक सवाल है, माध्य बराबर दे दिया है 8.9, ठीक है। माध्य बराबर क्या दिया है, माध्य बराबर दे दिया है 8.9 और माध्यिका बराबर दिया है 9, तो बहुलक बराबर क्या होगा। तो हम लोग को पता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका इंटू 2 माध्य, तो 3 × 9 - 8.9, 2 से गुना होगा, 2 × 8.9 गुना कीजिए, 3 9 27, इसको गुना कर दीजिए, 2 9 18 का 8, मेरा 1 2 16 17, इसको घटा दीजिए, 10 में 8 गया तो 2, एक उधर लिया, 16 में 7 गया तो 9, चलिए तो एक मिल गया 9.2 हम लोग का आंसर, ठीक है। 18 2, हाँ 9.2, तो जिसका ये वाला सही मारा है जो उसका सही हो जाएगा, ओके। तो अगला सवाल है हम लोग का कि 30 लड़कियों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो उसमें से 15 लड़कियों को हटा दिया जाता है जिनका औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 30 लड़कियों का औसत आयु कितना है 14 वर्ष, 30 गो लड़की है जिसका औसत आयु कितना है 14 वर्ष, और उसमें से हम लोग को बोल रहा है कि 5 को लड़की हटा दिया जा रहा है जिसका औसत आयु कितना है 15 वर्ष। तो कुल आयु, अगर टोटल आयु निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो गुना कर दिए 14 × 42, 420 हो जाएगा, और इस जो हटा उसका कुल आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75। ये ध्यान से देखिए, 30 गो लड़की का औसत आयु 14 है, तो सारा का कुल आयु कितना हो जाएगा, औसत का 14 का औसत आयु 14 से 30 से गुना करें, 14 × 42 420, और वही 5 लड़की का औसत आयु 15 वर्ष है, तो इसका कुल आयु कितना हो जाए 15 × 5 = 75 साल। तो इसको निकाल दिया गया, इसलिए हम घटा देते हैं, 10 में 5 गया 5, 11 में 7 गया तो 4, और इधर हो गया 3, 345, ठीक है। और इधर हम करेंगे 30 में 5 चल गया तो 25 लड़की बचेगा, तो औसत आयु, अब बचा हुआ का औसत आयु क्या होगा, बचा हुआ कुल आयु कितना है 375, कितना बचा 25, निकाल लीजिए कुल आयु कितना बार में कटेगा
ये करेगा 5 पचे 25, 5 चौके 30, 5 नाम 45, 5 चौके 30 और 5 नाम 45। तो ये कहीं गलती नहीं है ना? 30 गो आयु 14 तिया 42 420, ठीक है। 5 गो निकाल दिए जिसका आयु कितना साल है? 15 पचे 75, -10 में 5 गया 5, 6 बदले 11 में 7 गया 10 11 4 और इधर हो गया 3, 345, 30 में 5 गया तो 25, 5 पचे 25, 5 चौके 30, 5 नाम 45, ठीक है। इसको भगा दीजिए, हम लोग का औसत आयु निकल जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 और कितना बचेगा? 1, तो 5 तिया 15 और 4 5 48, 13.8 साल, 13.8 ईयर्स, ओके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है कि कहाँ गया? किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल से होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? बोल रहा है किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज से होगा। अब कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसका मध्य बिंदु हम लोग कोई त्रिभुज बनाते हैं मिला के, ये मिला लिए एक त्रिभुज बन गया। अब बोल रहा ये जो त्रिभुज बना ये पुराने वाले त्रिभुज का कितना होगा? तो अगर इसका नाम हम लोग ABC दे दें, इसका नाम DEF दे दें, तो याद रखिए एक हमसे प्रॉपर्टी होता है, ये गुण होता है कि त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ DEF, ये 1/4 होता है। किस एरिया का? तो त्रिभुज ABC का। मतलब जो बड़का वाला त्रिभुज है वो छोटका वाला त्रिभुज का 4 गुना होगा, ठीक है। बड़का वाला जो त्रिभुज ABC है वो छोटका वाला त्रिभुज का कितना होगा? 4 गुना होगा, ठीक है। तो चलिए आज और अगला सवाल आप लोग एक बहुलक का दिया था मोड निकालने का, तब को सबको पता है ये वाला सवाल बहुत आसान है। बहुलक मतलब क्या? जो बहुत बार आता है, मतलब सबसे ज्यादा बार आता है वही हो गया बहुलक। जैसे आप लोग को सवाल दिया था 2, 3, 4, 2, 2, 3, 5, 4, 3, 2। तो बोल रहा है यहाँ इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक वही वाला होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो आप लोग देख लीजिए गिन के, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 2, तो हम लोग इसका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 2। बहुलक मतलब वही मोड होता है, ठीक है, मोड, MODE, मोड, ओके। तो ये वाला सवाल भी हो गया हम लोग का। और एक दो सवाल है उसको हम बाद में बता देंगे, ये आप लोग का सेक्शन फॉर्मूला से है। तो आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग मिलते हैं। उससे पहले हम लोग बोलते हैं जो आप लोग का दोस्त एग्जाम दिया पढ़ रहे हैं सारे दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि आप लोग सारे लोग मिला ले कि कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, उसके हिसाब से कितना नंबर आप लोग का आ रहा है और आप लोग कितना कटअप जा सकता है। इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग वीडियो में सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो बगल में घंटा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग उसको देख पाएं। और इसके बाद आप लोग का काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी पल पल। जैसे झारखंड काउंसलिंग के टाइम हम दिए सबको, तो बिल्कुल आप लोग को हर एक वक्त मदद किया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से जब पॉलिटेक्निक की तैयारी होता है वो भी कराया जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं ये सारे सवाल आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और जितने सारे आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है जो मेरे से छूट गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट में नहीं, टेलीग्राम में जाकर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप दे सकते हैं। और टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाके चैनल का नाम सर्च कीजिए, इसी नाम से है जो चैनल का नाम है, टेलीग्राम में सर्च कीजिए, मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और मुझे वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द आप लोग से मिलते हैं। और चलिए, और टोपी पहनना गर्मी और नहीं था क्योंकि मेरा बाल खराब था, इसलिए मैंने टोपी पहन लिया था, बाकी और कोई कारण नहीं था। देखिए बाल बहुत खराब था इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो आप लोग से, नेक्स्ट जल्द आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।